हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर एआर एकेडमी पाकी यूट्यूब चैनल। और हम आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं अध्याय 3 ग्रामीण जीवन एवं समाज। और इसका हम लोग आज करने वाले हैं फुल टू फुल प्रश्न उत्तर। और जितने भी इस अध्याय के प्रश्न उत्तर होंगे सारे के सारे हम लोग आज इसमें करने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में जो सबसे पहले दिया हुआ है वो दिया हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली थी। तो बंगाल की दीवानी जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मिली थी। कब मिली थी? 12 अगस्त 1765 ईस्वी में मिली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी 12 अगस्त 1765 ईस्वी में मिली थी। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त की जो व्यवस्था है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। ग है महालवाड़ी व्यवस्था की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा होल्ट मैकेंजी के बारे में। होल्ट मैकेंजी, इन्होंने महालवाड़ी व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की थी। घ है टॉमस मुनरो ने किस व्यवस्था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये कब? 1820 ईस्वी में लागू की थी। अंग है नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले में? आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बंगाल के नादिया जिले में। किस जिले में? नादिया जिले में ये नील विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इसके बाद अगला है निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है और वो भी संक्षेप में। जो आपका निम्न प्रश्न, जितने भी प्रश्न उन सभी का उत्तर देना है, बिल्कुल ही संक्षेप में देना है। सबसे पहला है क रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ एवं किसके द्वारा लागू की गई थी। ख पूछा है निज खेती व्यवस्था के तहत नील की खेती कैसे होती थी। ग है बगान मालिक और किसानों के बीच होने वाले अनुबंध में क्या शर्तें रहती थी। घ है रैयतवाड़ी व्यवस्था को दक्षिण भारत में क्यों शुरू किया गया। अंग है यूरोपीय बाजार में भारतीय नील की मांग क्यों थी। तो चलिए इन सभी सवालों का जवाब देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क है उसका उत्तर है क है रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ एवं किसके द्वारा लागू की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और बम्बई के अधिकतर भागों में टॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई थी। अगला ख है निज खेती व्यवस्था के तहत नील की खेती कैसे होती थी। तो निज खेती व्यवस्था के तहत नील की खेती उपजाऊ भूमि पर की जाती थी। बगान मालिकों को केवल छोटे मोटे खेत ही मिलते थे, अतः इन्होंने फैक्ट्री के आसपास पड़े जमीन, मतलब जो पट्टे ज़मीन होते थे उनको रख ले और खेती करने लगे। यानी कि जो फैक्ट्री के आसपास जो ज़मीन हुआ करते थे उसको इन्होंने रख लिया और इन पर क्या करना शुरू कर दिया? खेती करना, नील की खेती करना शुरू कर दिया। उसके बाद अगला देखिए, ग बगान मालिकों और किसानों के बीच होने वाले अनुबंध में क्या शर्तें रहती थी। उत्तर है बगान मालिक और किसानों के बीच होने वाले अनुबंध में यह शर्त रखी गई थी कि किसान अपनी ज़मीन के 1/4 हिस्से में नील की खेती करेगा और फसल उत्पादन के बाद उसे बगान मालिक को सौंप देगा। बगान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज भी देते थे। दरअसल होता क्या था कि एक अनुबंध क्या रखा गया था। तो ये अनुबंध रखा गया था कि मान लो किसान के पास इतना सारा उसके पास ज़मीन है, ठीक है, और इस ज़मीन का वो 1/4 भाग, यानी कहने का मतलब ये जो 1/4 भाग है, 1 2 3 4 भाग हुआ ना, तो इस भाग में वो क्या करेगा 1/4 भाग में नील की खेती करेगा और फसल उत्पादन के बाद उसे बगान मालिक को सौंप देगा। वैसे यहाँ पे जितना भी उत्पादन होगा इसमें वो क्या करेगा? बगान मालिक को सौंप देगा। और बगान मालिक को सौंपने के बाद बगान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कम ब्याज पर दर्ज देते थे। यहाँ यानी कि 3 में अपना वो करे, लेकिन ये जो 1/4 भाग है, 1/4 भाग में जो भी करेगा वो किसको दे देगा? बगान मालिक को दे देगा। उसके बाद घ है रैयतवाड़ी व्यवस्था को दक्षिण भारत में क्यों शुरू किया गया था। उत्तर रैयतवाड़ी व्यवस्था को दक्षिण भारत में शुरू करने का मुख्य कारण यह था कि इस इलाके में बड़े जमींदार नहीं हुआ करते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था मेन शुरू करने का रीज़न क्या था कि जहाँ पे दक्षिण भारत में शुरू किया गया था वहाँ पर इस इलाके के अंदर बड़े जो ज़मींदार होते हैं वो नहीं हुआ करते थे। इस कारण से वहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत किया गया था। उसके बाद अंग यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय नील की मांग क्यों थी। उत्तर है भारतीय नील उच्च गुणवत्तापूर्ण होती थी। यानी कि जो भारतीय नील होता था वो काफ़ी क्वालिटी का होता था,
इनका रंग वीड के रंग से काफ़ी चमकदार होता था। यूरोप के लोग भारतीय नील से रंगे कपड़े पहनना पसंद करते थे। इन्हीं कारणों से यूरोपीय बाजार में भारतीय नील की व्यापक मांग थी। यानी कि भारतीय नील की बहुत ज़्यादा, यहाँ पे व्यापक का मतलब बहुत ज़्यादा मांग थी। जो हमारा भारतीय नील होता था उसकी यूरोपीय बाजार के अंदर। उसके बाद अगला है आइए चर्चा करें। इसके बाद हमसे बोलता है आइए चर्चा करें। तो देखते हैं किस प्रकार इसमें हम लोगों को चर्चा करना है। चर्चा करने के विषय पे क्वेश्चन करता है। तो चलिए देखते हैं चर्चा कैसे करना है और किस तरह का क्वेश्चन हमसे चर्चा में पूछता है। तो चलिए देखिए, तीसरा जो प्रश्न है आपका, 2 तक तो हम लोगों ने कंप्लीट किया। तीसरा जो है, नील की खेती के प्रति कंपनी की दिलचस्पी क्यों बढ़ी। आखिर नील की खेती के प्रति कंपनी जो था उसका दिलचस्पी बढ़ने का रीज़न क्या था। तो उत्तर देखिए, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में कपड़े का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया, जिसे रंगने के लिए नील की मांग काफ़ी बढ़ गई। भारतीय नील उच्च गुणवत्तापूर्ण और चमकदार होती थी। इसी बीच अमेरिका और वेस्ट इंडीज से नील की आपूर्ति अचानक बंद हो गई। इससे भारतीय नील की मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। नील के व्यापार से भारी मुनाफा कमाया जा सके, इसके लिए खेती के विस्तार का प्रयास किया गया। इसके बाद अगला है चौथा है, अंग्रेजों ने कृषि में सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस की। उत्तर, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल जाने से राजस्व प्राप्ति के साथ सस्ता माल खरीदना उनका उद्देश्य हो गया था। इंग्लैंड के उद्योगपतियों और व्यापारियों के हितों के लिए भारतीय किसानों का शोषण शुरू हो गया। लगान के बढ़ते जाने से किसानों की दशा बदतर हो गई। वे लगान चुकाने में भी असमर्थ हो गए। इस परिस्थिति में खेती चौपट हो गया। इससे अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस गई, जिससे कंपनी के अफसरों को यह लगने लगा कि अब कृषि में सुधार और भूमि में निवेश करना जरूरी है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, रैयतों को नील की खेती से क्या नुकसान पहुंच रहा था। उत्तर, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में कपड़ा का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया, जिसे रंगने के लिए नील की मांग काफ़ी बढ़ गई। भारतीय नील उच्च गुणवत्तापूर्ण और चमकदार होती थी। इसी बीच अमेरिका और वेस्ट इंडीज से नील की आपूर्ति अचानक बंद हो गई। इससे भारतीय नील की मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। नील के व्यापार से भारी मुनाफा कमाया जा सके, इसके लिए खेती के और ज़्यादा विस्तार करने का प्रयास किया गया। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है 6ठा, अस्थाई बंदोबस्ती के मुख्य प्रावधान क्या थे। उत्तर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तय और नियमित आय को सुनिश्चित करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्ती या फिर जागीरदारी व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों से राजस्व के रूप में एक निश्चित राशि निर्धारित कर ली जाती थी। जमींदार किसान से वसूले गए लगान का 10/11 भाग सरकारी कोष में निर्धारित तिथि व समय तक जमा करता था। समय पर लगान जमा नहीं करने पर जमींदारों की जमीन नीलाम कर दी जाती थी। अगला प्रश्न 7वां देखिए, 7वां क्या है, महालवाड़ी व्यवस्था में खेती कैसे होती थी। उत्तर है, होल्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में राजस्व वसूली की महालवाड़ी व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था के तहत भूमि पर ग्राम समुदायों का अधिकार मान लिया गया था। सरकारी लगान को एकत्र करने के प्रति पूरा क्षेत्र या महाल सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता था। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को जमा करने का जिम्मा मुखिया को दे दिया। इस व्यवस्था में लगान अस्थायी रूप से निर्धारित नहीं की गई थी, बल्कि समय समय पर संशोधन किया जा सकता था। इसमें लगान की दर उपज का 80% होता था। इसने खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया, यानी कि पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इसके बाद अगला प्रश्न है 8,
किसान किन कारणों से नील विद्रोह के लिए बाध्य हुए। आखिर क्या कारण था जो किसानों को नील विद्रोह करना पड़ा था। उत्तर, नील की खेती निज और रैयत दो प्रकार की होती थी। निज से भी होती थी और रैयत दोनों प्रकार से होती थी। बंगाल मालिकों ने फैक्ट्री के आसपास की भूमि पट्टे पर लेने की कोशिश की और वहां के किसानों को जमीन से हटवा दिया। रैयती व्यवस्था के तहत रैयतों को बगान मालिक के साथ एक अनुबंध यानी कि एक एग्रीमेंट करना पड़ता था, जिसकी शर्त के अनुसार रैयत अपनी ज़मीन के 1/4 भाग पर नील की खेती करेगा, अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा, और उत्पादन बगान मालिकों को बेचेगा। बगान मालिक रैयतों को कर्ज देता था, उत्पादन की कम कीमत देता था, जिससे किसान कर्ज के चंगुल से नहीं निकल पाते थे। नील की खेती से खेत अनुपजाऊ भी हो जाता था, उसमें दूसरी फसल नहीं हो पाती थी, लेकिन अंग्रेज किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य करता था। किसानों का शोषण बढ़ता जा रहा था, अतः किसान लोगों ने मिलकर नील विद्रोह के लिए बाध्य हुए, नील विद्रोह के लिए मजबूर हो गए। इसके बाद अगला 9वां जो प्रश्न है आपका वो ये है, नील आयोग ने रिपोर्ट में क्या कहा। उत्तर, सिटोनकार की अध्यक्षता वाली नील आयोग ने कहा कि नील विद्रोह की स्थिति का जिम्मेदार बगान मालिक है। आयोग ने कहा कि रैयतों को वर्तमान अनुबंध को पूरा कर अगली बार अपनी इच्छा से नील की खेती बंद कर सकता है, यानी कि फिर किसान जो है अपनी इच्छा से नील की खेती को बंद कर देगा। बगान मालिक उसे नील की खेती के लिए बाध्य नहीं करेगा, और जो बगान मालिक होगा किसान को नील की खेती करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। सभी विवादों का निपटारा विधिपूर्वक किया जाएगा। यही था नील आयोग जो अपनी रिपोर्ट में बोला था। इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 3 भी यहाँ पे ख़त्म होता है। चैप्टर 3 द एंड। और हम लोग जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो रहेगा हमारा चैप्टर 4। और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।